नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का 264वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर रेडियो वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको हम खबर सुनाएंगे भी और खबर दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपकी मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए, तो अब तक आपने सुना होगा कि जनता अपने विधायक के पास जाती है, लेकिन दिल्ली में अब विधायक खुद जनता के पास जा रहे हैं मोबाइल ऑफिस लेकर। सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये है क्या, लेकिन इसका नाम है एमएलए ऑन व्हील्स, रेखा सरकार आपके द्वार। दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा से शुरू हुई इस पहल का मकसद है शासन को लोगों के दरवाजे तक लाना। सरल शब्दों में अगर कहें तो आपकी समस्या सुनने और उसका हल ढूंढने के लिए विधायक खुद चलकर आपके मोहल्ले में आएंगे। पहले आपको बताते हैं एमएलए ऑन व्हील आखिर है क्या, इसमें क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अब इस पूरे मामले पर हम चर्चा शुरू करते हैं। एमएलए ऑन व्हील्स एक चलता फिरता दफ्तर है जिसमें विधायक का पूरा प्रशासनिक सेटअप मौजूद होता है और इस वाहन में मौजूद रहते हैं एक स्टेनोग्राफर, एक क्लर्क और एक लैपटॉप, वाईफाई, सभी चीजें जो है मौजूद रहती हैं जिससे जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके। ये वैन अलग अलग कॉलोनीज और इलाके में जाएंगी। लोग सीधे यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो शिकायत डिजिटल रूप से संबंधित विभाग तक पहुंचा दी जाती है। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या इस पहल की जरूरत है, और आखिर है तो क्यों पड़ी है इस पहल की जरूरत। और शहरों में बहुत से लोग सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और वे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वे लोग नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि समय की देखिए काफी कमी होती है और बुजुर्ग जो है वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो सरकारी दफ्तर तक जा सके। और अब आपको ये बता दें कि समस्याएं सालों तक देखने को मिल रही है, काफी साल हो गए हैं। इन समस्याओं को देखते हुए अभी एक अच्छी पहल की गई है। एमएलए ऑन व्हील्स का उद्देश्य है सभी बाधाओं को बिल्कुल खत्म कर देना। अब ना तो लोगों को लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की, क्योंकि सरकार अब सीधे उनकी जो है चौखट तक और उनकी समस्याओं को जानेगी। आखिर समस्या है क्या, तो इसमें देखिए सुविधाएं क्या क्या मिलती है, ये भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस मोबाइल ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने की पूरी सुविधा है। एक लैपटॉप है, वाईफाई है जिससे जानकारी तुरंत अपलोड हो सकती है। स्टाफ मौजूद होगा जो लोगों की बातें सुनेगा और फॉर्म भरने में उनकी मदद करेगा। वहीं रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा एक, जिससे लोगों की बातों को सुरक्षित रखा जा सकता है और वो लीक नहीं होंगी। एक आसान शब्दों में अगर समझा जाए, सिटिंग एरिया होगा वहां पर जहां पर 10-12 लोग एक बारी में बैठ सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। शिकायतों की भी अब श्रेणियां जो है वो प्रिया तय कर दी गई है। जैसे कि जल आपूर्ति से अगर जुड़ी कोई समस्या है तो वो जाकर आप बता सकते हैं, सफाई से जुड़ी कोई समस्या है वो जाकर बता सकते हैं, सड़क से जुड़ी समस्या है उसका जिक्र आप कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट, पेंशन, राशन कार्ड और बाकी भी ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं जिनको लेकर आप वहां पहुंच सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को आसान तरीके से उनका समाधान जल्द से जल्द कर सकते हैं। अब इससे लाभ क्या होने वाला है वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, अब बताते हैं कि इस पूरे जो एक कार्यक्रम है, एक नई पहल की जा रही है, इससे लाभ क्या होने वाला है, इस पर भी बात शुरू करते हैं। एमएलए ऑन व्हील्स पहल से आम जनता को कई फायदे मिलने वाले हैं। समय और पैसे की बचत होगी क्योंकि आपके द्वार तक वो खुद पहुंचेंगे और पैसा भी आपका बचेगा। सीधी बात विधायक से बिना किसी बिचौलिए के प्रशासनिक जवाबदेही में वृद्धि, डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा जिससे शिकायत ट्रैक की जा सकती है और सबसे बड़ा फायदा लोगों को महसूस होता है कि सरकार उनके साथ है। पर चुनौतियां भी हैं और इसका भविष्य में क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि ये पहल बहुत सकारात्मक पहल है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वैन की नियमितता और पहुंच सभी इलाकों में सुनिश्चित करना। क्या पूजा आपको लगता है कि वैन जो है बिल्कुल एक ही बड़ा सवाल है कि ये सभी इलाकों में पहुंच पाएगी?
अभी तो फिलहाल इसकी शुरुआत जनकपुरी से हो रही है, लेकिन अब आप देखिए कोई एरिया होता है, उस एरिया में आपको अलग अलग तरह के सेक्शंस मिलते हैं। जैसे आपको पॉश सेक्शन भी मिलेगा जहाँ पर स्पेस होती है, जो स्पेशियस होते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच सकती है, वैन्स पहुँच सकती है। वहाँ पर आपको गली मोहल्ले भी मिलेंगे, वहीं पे आपको जे क्लस्टर्स भी मिलेंगे। हर जगह वैन का पहुँच पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, और उतने संसाधन हमारे पास है या नहीं है ये भी देखना होता है। फिलहाल तो एक विधानसभा से इसकी शुरुआत की जा रही है, तो फिर ये देखा जाएगा कितना प्रोडक्टिव ये रहता है इसका रिजल्ट, फिर उसके बाद उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये एक सकारात्मक पहल है जो हम देख पा रहे हैं सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है। अब शिकायतों के समाधान की जो गति बनाए रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने स्पीड के साथ आप उनका निवारण कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास समस्याएं आती जा रही है और वो ठंडे बस्ते में जाती जा रही है। उनका समाधान भी समय रहते पूरा होना जरूरी है, तभी उसका कोई फायदा भी है। जनता तक योजना की पूरी जानकारी पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सरकार फैसले ले लेती है, नीतियां लाती है, योजनाएं लाती है, लोग अवेयर ही नहीं है तो उनके पास समस्या लेके जाएगा कौन। इसीलिए लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है, ये सुनिश्चित करना कि ये सिर्फ दिखावे की पहल बनकर ना रहे बल्कि स्थायी व्यवस्था बने। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो इसे दिल्ली के बाकी इलाकों और देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। एक ये ऐसी पहल है जो लोकतंत्र को जमीन पर मजबूती देती है। एमएलए ऑन व्हील्स एक नई सोच है, एक नया तरीका है जनता से जुड़ने का। जब सरकार खुद जनता के द्वार आए तो समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। अब देखना यह होगा कि यह पहल कितनी दूर तक जाती है और कितना बदलाव लेकर आ पाती है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी तो फिलहाल शुरुआत हुई है जनकपुरी से, जैसे कि भी आपने बताया। अब देखिए, हम बात अगर पूरी दिल्ली की करें, अगर जनकपुरी में सफल हो जाती है पूजा, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की हम उन एरिया की बात करें, ये दिल्ली का मंगोलपुरी हो गया, सुल्तानपुरी हो गया, मजनू का टीला हो गया, आपको पता होगा ये एरिया जो है काफी कंजस्टेड है। अगर हम अंदर जाते हैं इन एरियो में, तो आपको लगता है कि इन एरियो में किस तरीके से जनता को सुविधा पहुंचाई जाएगी? जनता को बहुत सुविधा मिलेगी, और सबसे ज्यादा सुविधा मुझे ऐसा लगता है कि उनको मिलेंगी, वो महिलाएं, वो बुजुर्ग और वो लोग, वो तबका जो जिनकी पहुंच नहीं है यहाँ तक कि वो अपने समस्याओं को जाकर एटलीस्ट बता सके कि ये हमारी समस्याएं हैं। तो एक अच्छी पहल है, ये देखते हैं कितना इसका प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल कर आता है। फिलहाल अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 महीनों में चौथी बार ऐसा हुआ है। जनकपुरी से ही खबर है ये। इसी इलाके से दूसरी खबर आज सामने आ गई है कि पानी के सैंपल खतरनाक स्तर पर दूषित पाए गए हैं। अब बात आगे कर लेते हैं। निवासियों का आरोप यह है कि वो पानी नहीं, जहर पीने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर है पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी A1 ब्लॉक की, जहां पीने का पानी अब जिंदगी देने के बजाय बीमारी बांट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने हाल ही में जो रिपोर्ट NGT को सौंपी है, उसमें साफ कहा गया है कि 17 में से 9 सैंपलों में टोटल कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म और ई कोलाई जैसे घातक बैक्टीरिया पाए गए हैं। पूछा, देखिए साफ तौर पर अभी आपने जैसे कि बताया दूसरी बार खबर सामने आई है, और इससे पहले भी दिल्ली के मैं कई इलाकों की बात करूं तो कई जगह पर देखा गया कि पानी काफी गंदा आ रहा है और लोग काफी परेशान हैं। कई वीडियोस भी सामने आई है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, और मैं खुद भी दिल्ली से हूं तो मैंने खुद भी अपने घर में आते हुए देखा है, काफी काला पानी आ रहा है, देखा जा रहा है। और ये काफी टाइम हो गया, अब लोग जो है मजबूर हो गए घर में बाहर से कैन मंगाने के लिए। कैन वाला सिस्टम है कि चलो भाई पानी साफ नहीं आ रहा है, बीमारी तो नहीं चाहिए, तो अब पानी बाहर से मंगा लिया जाए। बिल्कुल, और चिंताजनक बात ये इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इससे पहले जो आपकी सरकार थी उसमें भी यही समस्याएं थी, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी वही समस्याएं थी। तो समस्या वही है, समाधान कुछ नहीं है। इस वजह से ध्यान देने की सरकार और प्रशासन, आपको इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान देने वाली बात एक और ये भी है कि पीने के पानी में इन जीवाणुओं की मौजूदगी एकदम वर्जित है, लेकिन जनकपुरी में कुछ सैंपल्स में जो टोटल कॉलीफॉर्म की मात्रा है वो 1.6 करोड़ यूनिट पाई गई है। जो फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा है वो 92 लाख यूनिट पाई गई है, और जो ई कोलाई है 35 लाख यूनिट तक पाई गई है। यानी कि ये स्पष्ट संकेत है कि सीवेज सीधे पानी की सप्लाई में मिल रहा है। सोचिए जरा, जिन पाइपलाइन से ये पानी सप्लाई हो रहा है उनमें 40 साल पुरानी जंग लगी पाइपें हैं, जिनसे सीवेज और पीने का पानी एक साथ बह रहा है। जनकपुरी के निवासी पिछले कई महीनों से इसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं।
बिल्कुल, उन्होंने मार्च में एनजीटी में याचिका दायर की थी और तब से लेकर अब तक 4 बार पानी के सैंपल लिए गए और हर बार रिपोर्ट में यही डरावनी तस्वीर सामने आई है। डीजीपी ने दावा किया था कि 22 जून को सभी पाइपलाइन दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जुलाई और अब सितंबर की रिपोर्ट बताती है कि जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं। पूजा, एनजीटी ने जून में डीजीपी को फटकार लगाई थी कि 3 महीने बीतने के बाद भी कोई भी ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा है, आखिर क्यों समाधान नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, और अब दिल्ली जल बोर्ड का कहना यह है कि 730 मीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। काम जो है वो 4 अगस्त को शुरू हुआ है और इसे 60 दिनों में पूरा करने का दावा भी किया गया है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से 15 नवंबर तक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें इस कार्य की प्रगति की पूरी जानकारी देनी होगी और इस बीच लोग रोजाना पानी के कैन खरीदने को मजबूर है। स्कूल जाने वाले बच्चों कि जो माता पिता है वो चिंतित है, बुजुर्गों को डर है कि ये पानी उन्हें बीमार कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सब दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में हो रहा है। दिल्ली एक राजधानी है जहां पर लोग पलायन करके अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं कि यहाँ पर उनकी जिंदगी जो होगी वो और बेहतर होगी। लेकिन उन्हें यहाँ क्या मिल रहा है, वहां पर उनको कुछ जगहों पर पानी तक साफ नहीं मिल रहा है। आप खुद सोचकर देखिए जरा, ये सवाल प्रशासन के लिए भी है और सरकार के लिए भी है कि आप सुबह उठेंगे, आपको पानी पीना होगा और काला पानी जो है आपके नल में अगर आएगा तो आप कैसे उसको पी पाएंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली है, वैसे ही महंगाई का इतना बोझ उन पर होता है और उनको रोजाना कैंस खरीदने पड़ रहे हैं, पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है पीने के लिए, जो मूलभूत सुविधा होती है, तो आपको कैसा लगेगा। सरकारें हर बार स्वच्छ जल और स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन स्थिति देख रहे हैं आप, इस पर प्रशासन की नींद कब खुलेगी ये देखना होगा। बहुत चिंताजनक विषय है ये। पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है और जब वही जहर बन जाए तो सवाल सिर्फ पाइपलाइन का नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी का भी बन जाता है। सवाल अब यह है कि क्या डीजीपी इस बार वादे निभाएगा, क्या एनजीटी के निर्देशों से कोई स्थायी हल निकल पाएगा, या जनकपुरी के लोग फिर अगले महीने इसी खबर का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से वे गुहार लगाते हुए नजर आएंगे क्या पूजा कि हमारा पानी अभी भी साफ नहीं है और वही गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने जैसा जिक्र किया था प्रिया कि क्योंकि आप भी दिल्ली से आती है, वहां पे भी आपने ऐसी स्थिति देखने को मिली है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप प्रशासन को और सरकार को वो एक्सपीरियंस भी बताएं कि जब पानी की जरूरत पड़ी तो कैसा पानी मिला और किन समस्याओं से जूझना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल, देखिए पूजा, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं और जहां पर पानी काफी गंदा आ रहा है, पीने का पानी। खाली ये बात जनकपुरी की नहीं है, जनकपुरी के अलावा भी कई इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जहां पर ऐसा पानी देखा जा रहा है। मैं बात बेगमपुर की करूं या रोहिणी सेक्टर की करूं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का गंदा हाल देखने को मिल रहा है और लोग इस पानी को पीने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं, इसी वजह से हम इस विषय को बार बार उठाते भी है कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो तो जो पब्लिक है, दिल्ली के वासी हैं, उनको मिल जाए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं हम और एक रोमांचक खबर की बात कर लेते हैं। आज जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज उन्होंने सब कुछ अपना शेड्यूल कर रखा होगा, टाइम टेबल जी उनको। बिल्कुल, और पूजा, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो जरूर जब सबकी नजरें तो जरूर टिक जाती है कि भाई भारत और पाकिस्तान का मैच है। अब देखने वाली बात होगी कि नतीजे आखिर होते क्यों है। क्योंकि हम बात पिछले मैच की करें तो देखा गया था भारत जीता था और सीधे पाकिस्तान को पछाड़ा गया था और आज एक बार फिर से वही दिन आ गया है। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होते हैं तो मैदान पर सिर्फ रन और विकेट्स की नहीं, जज्बातों की जंग होती है और आज स्ट्रिक्स है और भी ऊंचे सुपर 4 का टक्कर है और फाइनल्स की दौड़ में बढ़त है। टीम इंडिया पूरी रफ्तार में है। पिछले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद आत्मविश्वास टीम इंडिया का 7वें आसमान पर है। सूर्य कुमार यादव की लाजवाब बल्लेबाजी और कुलदीप यादव की घूमती गेंदें और अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत, भारत की तैयारी एकदम जबरदस्त देखने को मिल रही है। पूजा, तो क्या लगता है आज के मैच में क्या होने वाला है? क्योंकि सभी की नजरें तो टिकी हुई है, हमारी भी टिकी हुई है, आपकी भी टिकी हुई है और आज सब बैठे हुए हैं कि भाई जल्द मैच शुरू हो और देखते हैं कि नतीजे क्या होने वाले हैं। क्योंकि पिछले मैच की हम बात करें तो जीत भारत ने ही दर्ज की थी और 7 विकेट से पाकिस्तान को पछाड़ा
उतारा था। टारगेट क्लियर है, जीत कर सीधे फाइनल्स की तरफ अब कदम बढ़ाना है। बिल्कुल, और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का जब जब मैच हुआ है तो उनकी हिस्ट्री में इंडिया ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है, जितने भी क्रिकेट पगलू जिन्हें हम क्रिकेट फैंस बोल सकते हैं, उनकी उम्मीदें आज इस मैच पर रहने वाली है। पूरी तरीके से जीत की तरफ टीम इंडिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी चुनौती कम नहीं है। पाकिस्तान भी हार मानने वाला नहीं है। बाबर आजम हो गया, शादाब खान और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी अगर चल पड़े तो मैच का रुख किसी भी पल प्रिया बदल सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम आज खुद को साबित करने के लिए मैदान में उतरेगी, क्योंकि पिछली हार का बदला भी तो लेना है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। कौन चमकेगा आज, ये पूजा देखने वाली बात होगी। और आज के मैच में नजरें होंगी इन खिलाड़ियों पर। भारत से सूर्य कुमार यादव बिल्कुल फॉर्म में नजर आते हैं पूजा हमेशा, है ना, और आक्रमण की पूरी तैयारी है। कुलदीप यादव की बात करें, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या लगता है पूजा आपको? बिल्कुल, इंडिया में तो देखिए ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी रहने वाली है। हमें भी बहुत उम्मीद है भाई इनसे, और चल पड़े ये अच्छा प्रदर्शन करें। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से भी बाबर आजम पर नजरें रहने वाली है, क्योंकि बाबर आजम की जब बात होती है तो बात होती है क्लास की, बात होती है अनुभव की, बात होती है मेल की, जो क्रिकेट ग्राउंड होता है वहां पर दिखाते हैं। नसीम शाह पर भी आज कई लोगों की नजरें रहने वाली है। नई गेंद से खतरा बढ़ा सकते हैं वो, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको टैकल नहीं किया अभी तक इंडियन क्रिकेटर्स ने। अब देखिए जीतेगा कौन, जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था, ये भविष्यवाणी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं और जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, हम आपको जरा बताते हैं। भारत को दरअसल फेवरेट माना जा रहा है। हमारे लिए तो वैसे भी भारत फेवरेट है, और हम तो चाहते हैं कि भारत जीत जाए और एक बड़ी जीत दर्ज करें, जिसके बाद हम एक सेलिब्रेशन कर पाए। 70% चांस दिए जा रहे हैं भारत को, उनकी संतुलित टीम और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए। लेकिन पाकिस्तान अगर आज इंस्पायर्ड खेलता है तो मैच का रुख भी पलट सकता है पूजा, क्योंकि पिछले मैच की बात करें भारत ने हराया था, तो अब पाकिस्तान को यह कि भाई मुझे तो अब बदला लेना है। ऐतिहासिक राइवलरी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी जो है बिल्कुल, वो सिर्फ बिल्कुल एक खेल नहीं है, बल्कि बिल्कुल इतिहास है, और ये सिर्फ इतिहास भी नहीं है, ये एक जज्बात है। बिल्कुल, अब तक एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी देखने को मिला है, लेकिन पाकिस्तान के पास हमेशा से ऐसा जो है टैलेंट रहा है, जो किसी भी दिन मैच का पासा पलट दे। हर चौका और हर विकेट, हर रन दोनों देशों के करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है। तो तैयार हो जाइए, क्रिकेट का महायुद्ध शुरू होने को है। भारत बनाम पाकिस्तान मैदान पर होंगे 22 खिलाड़ी, लेकिन जज्बा होगा 140 करोड़ दिलों का। क्या लगता है पूजा? बिल्कुल, और उनमें से एक दिल जो होगा वो हमारा भी धड़क रहा होगा जब मैच चल रहा होगा। तो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है, और आपको जरा सुना भी देते हैं, दिखा भी देते हैं क्रिकेट पगलुओं की जुबानी वो क्या क्या कह रहे हैं, सुनिए। है आज भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी पाकिस्तान के खिलाफ। आज एशिया कप T20 क्रिकेट का एक बड़ा ही निर्णायक मुकाबला है, और भारत पाकिस्तान का चिर प्रतिद्वंदी रहा है, चाहे खेल हो चाहे पड़ोसी देश के रूप में रहा हो। भारत की जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 140 करोड़ की जनता जो देवादिदेव महादेव का पूजन करती है। हम पहलगाम के उन आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले में दिवंगत जो हमारे जो नागरिक गण हैं उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भारत जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा। आज हम यही चाहते हैं कि इंडिया भारी रनों से जीते, और इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ आज बनारस के 80 घाट पर एकत्रित हुए हैं। टीम इंडिया बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी लगातार जितने मैच हुए हैं। जैसे पिछला मैच था उनका, जैसे ओमान से था, उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने स्ट्रेटजी रखी कि सभी बैट्समैन को चांस दिया, देखा जाए कि किसी को कहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। और बॉलिंग साइड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। बॉलिंग आखिरी मैच ले आए लो वापस, मतलब एक तरीके से एक तरफा जीत सकते हैं, पर तब भी इन्होंने काफ़ी रिलैक्स खेले कल आज के लिए, और पाकिस्तान को इन्होंने हराया पिछला मैच बहुत लंबे मार्जिन से। और ये मैच भी मुझे लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंटली सूर्य कुमार स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा अभिषेक करेंगे, और कुलदीप से पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर से वो 3 या 4 विकेट जरूर लेंगे। देखिए आज जीत तो तय है, और कुलदीप भैया 2 मैच में लगातार मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं, तीसरी की तैयारी है, तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया।
तो देखिए, जैसे कि हमने बताया, भारत पाकिस्तान का मैच है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब इसी के साथ अब बात पूजा मौसम की भी कर लेते हैं। दिल्ली में कैसा मौसम बना हुआ है? दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान एक भी बूंद की बारिश नहीं देखने को मिली है। धूप से लोग परेशान हैं। सितंबर के महीने में अब फिलहाल लोगों को जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और लेकिन अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है पूजा। इससे भी ज्यादा कितना परेशान होंगे आप लोग गर्मी से। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में 26 सितंबर तक लगातार गर्मी अब बढ़ने का पूर्वानुमान जता दिया गया है कि गर्मी का जो आलम है अब ये 26 तारीख तक देखने को मिलेगा। इस दौरान आसमान एकदम साफ देखने को मिलेगा, धूप चटक नजर आएगी एकदम चमकती हुई, और इसी के साथ ही हवाएं सिर्फ 15 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगी। दिल्ली एनसीआर में इस समय बारिश का किसी भी तरह का कोई भी पूर्वानुमान नहीं जताया जा रहा है कि साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिल्ली में बारिश नहीं देखने को मिलेगी। इसी तरीके से गर्मी के हालात देखने को मिलेंगे, तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस दौरान उमस बढ़ेगी और लोगों को गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। तो अगले 6 दिन दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर देखने को मिलने वाला है। यही नहीं, तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस से चढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा, जिस वजह से अगले 6 दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। तो ये देखिए, वेदर क्या रहने वाला है वो हमने आपको बता दिया है, तो आप भी बढ़िया सावधान हो जाइए अब हम आपको बताते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। फटाफट बता देते हैं, जल्दी जल्दी बता देंगे, लोग कम सुनेंगे तो कम बुरा लगेगा। फिलहाल पेट्रोल के जो दाम है वो 94.77 रुपये प्रति लीटर बताए जा रहे हैं। डीजल के दाम जो है 87.67 रुपये प्रति लीटर बताए जा रहे हैं, और सीएनजी के जो दाम है 76.54 प्रति किलोग्राम है। तो वही नोएडा की कीमत आप बताइए। बिल्कुल, नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.85 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 87.98 प्रति लीटर है, और सीएनजी की बात करें तो सीएनजी की कीमत 84.70 प्रति किलोग्राम है। और गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 95.50 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत लगभग 88 प्रति लीटर पहुंच चुकी है पूजा। और वहीं सीएनजी की कीमतों की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम हो गए हैं, जिसे देखकर चेहरे पर तो मुस्कान थोड़ी कम ही आ रही होगी। आपके चेहरे की तो मुस्कान ही चली गई है। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, कब वो अच्छे दिन आएंगे? पूजा, मुझे नहीं लगता वो अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि दाम तो इस गति से बढ़ रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहा कि नीचे आ जाए। बंदे अब पेट्रोल से सीएनजी पर आ गए हैं, पर अब सीएनजी के दाम बढ़ के लग रहा है अब ये भी धीरे धीरे अब गति बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब एक और ऑप्शन हमारे पास रह रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इनके दाम तो कम होने वाले हैं नहीं, लग नहीं रहा है आसार पिछले कई सालों से। लेकिन हाँ, हम जरूर फ्यूल में जरूर जंप करते रहेंगे कि पहले हम पेट्रोल पे थे, फिर हम डीजल पर आए, फिर उसके बाद हम सीएनजी पर आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर इथेनॉल पर भी आ जाएंगे। बाकी देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम है, हम आपको बता देते हैं कि सोने चांदी की कीमत क्या है आज के दिन। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,09,775 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी के दाम आप बताइए प्रिया। 1,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो सोने और चांदी के दाम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इसको देख के भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही होगी। आप लेकिन सोच रही हैं कि कुछ लेने के लिए, या फिर इंतजार कर रही हैं सोने के दाम कम होंगे? पूजा, जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो चलो चांदी तो फिर भी सोच लिया जाता है, चलो चांदी ले लो। अब सोना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। अब तो ये होता है कि भाई जितना सोना है उतना ही बहुत है, अब नहीं बनवाना। बिल्कुल, और एक सजेशन भी है मेरी तरफ से कि अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो सोने की जगह चांदी गिफ्ट कर दीजिए शादी के टाइम पे, क्योंकि यूजुअली लोगों को गिफ्ट करना होता है जब वेडिंग सीजन चल रहा होता है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे रिंग हो गई तो वो बहुत ज़्यादा नहीं 10-15 हज़ार रुपये की बन जाती है, या इयर रिंग्स हो गई, छोटे छोटे इयर रिंग्स जो होते हैं, लोग सोचते हैं कि इसमें फटाफट निपट जाएंगे, गोल्ड का नाम भी लग जाएगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन अब आपके जेब पर भारी पड़ सकता है ये, तो आप गोल्ड से चांदी में स्विच करने की सोच सकते हैं। बिल्कुल, और अभी देखिए ये भी तो ज्यादा है, चलो भाई सोना देना है, होता है ना कि चाचा ताऊ की बच्चों की शादी है तो फिर चांदी नहीं दिया जाता कि चलो भाई सोना दे देते। अब ये हो गया है कि भाई उसको उस तरीके से डिजाइन करना, हैवी भी लगी और ग्राम थोड़ा कम हो जाए कि जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। बिल्कुल, तो देखिए ये सोने चांदी की कीमत और दिल्ली के जो तमाम पब्लिक है उनसे जुड़े हर एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसका सरोकार आपसे रहता है। फिलहाल समय की समाप्ति हो रही है, कार्यक्रम को भी कर रहे हैं समाप्त।